चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन जल्दी से पहले राजीव, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। देखिए, ममता बनर्जी की ये कोशिशें और उनकी जो महत्वाकांक्षा है विपक्ष की एक मजबूत नेता के तौर पर या लीड करने के तौर पर अपनी छवि बनाने की, वो बार बार देखने को मिलती रही है। लेकिन क्या वाकई ममता इसमें कामयाब हो पाएंगी? क्या वाकई ममता की राह इतनी आसान है? क्योंकि इस कोशिश में तो सभी हैं। देखिए सऊद, ममता बनर्जी ने जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 22 विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा, उस पत्र के मजमून में ये भी बात है कि सेंट्रल एजेंसियों का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, उसके लिहाज से सारे राज्यों के विपक्ष के नेताओं को ऐसा समय आ गया है जब एकजुट होना चाहिए, और वो समय है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी एकता को, अपने आप को नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। सबको सामूहिक तैयार होना पड़ेगा। 15 जून 2022 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया गया है। मूल बात यह है कि देश के सारे राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम के साथ सारे राज्यों में और केंद्र में 2 बार 2-2 हाथ कर चुके हैं। 2 लोकसभा चुनाव और तकरीबन कहीं कहीं 2 जगह, नहीं तो 1 जगह तो हर जगह विधानसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सारे राजनीतिक दल लड़ चुके हैं। जीते कितने, हारे कितने, ये सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अंदाजा पूरे विपक्ष को लग गया है कि अगर वो एक साथ नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई अब आगे बहुत मुश्किल है। 2022 का राष्ट्रपति चुनाव बहुत कुछ हद तक तय करेगा। देखिए, कोई भी सरकार, आज तक की कोई भी सरकार जो है वो राष्ट्रपति अपना ही चाहती है। उसके बहुत सारे कारण है। अगर प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का राष्ट्रपति ना हो तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती है। एक बार इतिहास में 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक जो उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, उनको हार खानी पड़ी थी। लेकिन वहाँ दिलचस्प तथ्य ये था कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे वीवी गिरी, वो विजयी हुए थे। बाद में नीलम संजीव रेड्डी भी निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि देश में ऐसी कभी स्थिति आई नहीं है कि इस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सत्ताधारी दल को कभी कोई परेशानी देखनी पड़ी हो, खासकर प्रधानमंत्री को। तो ये ऐसा मौका है। थोड़ी इसकी दिलचस्प ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है और पिछली बार की बजाय इस बार विरोधी दल के नेता इकट्ठा होने को क्यों सोच रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा कारण है सऊद, अगर सीधे अर्थशास्त्र मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं बता दूं कि करीब वैल्यूज़ के हिसाब से 11 लाख वोट राष्ट्रपति, करीब 11 लाख वोट राष्ट्रपति चुनाव में होते हैं और 5.25 लाख एनडीए के पास है, यानी 5,75,000। मतलब मेजॉरिटी मार्क से ज़्यादा अगर सारे विपक्षी दल एक साथ हो जाएं तो फिर एनडीए के लिए मुश्किल होगी। लेकिन पेच यहीं पर फंसता है और कई उसके कारण है। अगर बीजेटी, उड़ीसा की बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, जगन रेड्डी जो कि है मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, अगर इन 2 पार्टियों के एमपीज एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर देंगे तो सारे विपक्षी दल एक होते रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनडीए का उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा। अब राष्ट्रपति बनाने में इन दो पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, नवीन पटनायक की पार्टी की और वाईएसआर के पार्टी की, जगन रेड्डी के पार्टी की। अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में की तुलना में 2022 में मजबूत है या कमज़ोर है, उसके पास वोटों की संख्या ज़्यादा है तो कम है, तो इसमें सबको पता ही है। लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में करीब 45 विधायक, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई लेकिन उसके 45 विधायक कम हो गए। इसी तरह से 16 विधायक उसके उत्तराखंड में कम हो गए, इसी तरह गोवा में कम हो गए, इसी तरह मणिपुर में कम हो गए। दूसरी बात यह है कि पिछली बार 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार आज भी है लेकिन इससे ज़्यादा विधायक थे। छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। दूसरी बात, जो एलाइज हैं, शिवसेना और अकाली दल, इनका महत्वपूर्ण रोल था 2017 में, लेकिन शिवसेना और अकाली दल भी इस बार एनडीए के साथ नहीं है। तो कुल मिला के बड़ा दिलचस्प मामला है और
विपक्ष को एक मौका सामने दिखाई दे रहा है कि जुलाई में, अब से 1 महीने बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति का मतदान है, कि अगर सारे के सारे एक हो जाएं, उसमें भी पेच है। अभी आम आदमी पार्टी और केसीआर का, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केसीआर ये मानते हैं कि नॉन कांग्रेस जो मोर्चा है वो आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल ही शरद पवार और ममता बनर्जी से संपर्क साधा है। चूंकि उनको कोविड है, कोरोना है, और इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी एकता के उनके दूत के तौर पर सबसे मिलेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि विपक्ष जब नरेंद्र मोदी से लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप है ये अपने एक एक कदम बाहर निकालने लगते हैं, और वहीं पर फिर जैसा कि राशिद अल्वी ने कहा कि भारत में निश्चित तौर पर विपक्ष के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी शक्ति है, और लेकिन रीजनल स्तर पर वो कमज़ोर हो गई है। तो रीजनल जो छत्रप चाहते हैं वो कांग्रेस का उस तरह से विपक्ष में नेतृत्व नहीं चाहते, बल्कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं उबाल मारती रहती है। जबकि कांग्रेस पार्टी अगर आप देखें तो कई प्रदेशों सहित समूचे राष्ट्र में है। जो राशिद अल्वी ने कहा कि ये बैठक कांग्रेस पार्टी को बुलानी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक सोचती तब तक ममता बनर्जी ने लेटर भिजवा दिया। तो कुल मिलाकर के अपनी कोशिश तो है, लेकिन इस कोशिश में कितनी कामयाबी होती है, लेकिन ये तो जरूर है कि विपक्ष कम से कम ये समझ रहा है कि उसे एक साथ आना होगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।